एक रिसर्च हो रहा है हाँ। और वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। अच्छा। अगर वो हो गया सक्सेसफुली तो उसको हम बोलते हैं हेयर क्लोनिंग। How far that technology is? आई डोंट नो 10 साल 5 साल। Weirdest social media advice that you have seen? ये मुझे सबसे वियर्ड लगा। Yes. क्या लॉजिक है? What kind of an unrealistic expectations? आपको लगा होगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। एक पेशेंट था जिसको शाहरुख खान जैसा हेयर लाइन चाहिए था। Okay. शाहरुख खान एक ऐसा मिसनोमर है जिसके हेयर लाइन अगर आप देखेंगे तो पूरा राउंड है। नाउ दिस राउंड हेयर लाइन जो होता है वो नॉर्मली फीमेल्स का होता है। And what is the most dangerous? Any kind of a dangerous advice that you have seen? सबसे डेंजरस जो मैंने देखा है वो है हेयर ट्रांसप्लांट इन सैलून्स। Hair transplant in salons? सैलून वाले हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। Oh. चेन्नई में एक MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट की डेथ हुई थी Oh. क्योंकि उसने सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया था। किसको किसको आप ब्लेम करोगे? तो पेशेंट को ही सतर्क रहना पड़ेगा इसमें। Yes. They should watch podcasts like this. Yeah. What is the success rate in this? बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो जाए। एक पेशेंट थे 4-5 महीने के बाद एक दिन उनका कॉल आया। फाइनली जब उन्होंने मेरे से बात की तो उनके आंखों में आंसू था और सब चीज़ जो वो लूज कर दी हेयर लॉस की वजह से वो सब वापस आ गया। Is there kind of a license also for hair transplant? So the degree of a doctor is the license for doing hair transplant. कैंसर पेशेंट्स वगैरह को देखते हैं, they shed their hair, तो उनकी हेयर ग्रोथ वापस नॉर्मल हो जाती है। कैंसर पेशेंट्स में जो हेयर लॉस होता है ना वो एनाजन इफ्लूवियम होता है। जैसे ही वो पेशेंट कीमोथेरेपी से बाहर आता है 3-6 महीने के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन टर्की में जब लोग जाते हैं ना प्लेन में तो एवरीवन आर बॉल्ड। या So what is this thing about टर्की को लेकर? Have you ever seen notice कि इंडिया के पेशेंट्स है वो टर्की वगैरह ट्राई किए होंगे जाने? बहुत जाते हैं। हाँ बहुत जाते हैं और फिर केस जब बिगड़ता है तो फिर वो इंडिया में उसको करेक्ट करवाते हैं। और जिस तरह से टर्की का काम चल रहा है कुछ सालों में इंडिया ही मेडिकल हब बनने वाला है। नेक्स्ट, इज दिस ट्रू? अक्षय कुमार का भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। दिस इज अ हेयर ट्रांसप्लांट। दोस्तों, बाल झड़ना सिर्फ एक हेयर तक लिमिटेड रहने वाली प्रॉब्लम नहीं होता है। वो इंसान का कॉन्फिडेंस तक गिरा देता है। धीरे धीरे वो मिरर से नजर चुराने लगता है और उसकी ये छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाकर उसकी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने लगता है। पर सवाल ये है कि क्या सभी हेयर फॉल बॉल्डनेस होता है या हम बिना समझे पैनिक कर रहे होते हैं? इस एपिसोड में हम तोड़ने वाले हैं हेयर लॉस और बॉल्डनेस की सबसे बड़े मिथ्स, हेयर ऑयल से लेकर अनियन एंड दही वाली टेक्निक का सच, और साथ ही साथ एक अच्छे शाइनी हेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आज के इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आकाश मजुमदार, जो एक MBBS गोल्ड मेडलिस्ट है एंड MD डर्मेटोलॉजी है। इन्होंने फेलोशिप इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ है और इंडिया के उन कुछ गिने चुनिंदे सर्जन्स में से एक हैं जो इम्प्लांटर टेक्नोलॉजी, जो कि एक लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्निक होता है इन हेयर ट्रांसप्लांट, उसका यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अर्ली हेयर फॉल फेस कर रहे हो या आपके बॉल्डनेस से आपको डर लगने लग रहा है या गलत एडवाइस फॉलो करके टाइम लूज नहीं करना चाहते, तो ये पॉडकास्ट मिस करना मतलब आप अपनी हेयर जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्किप करना है। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस बड़ी पॉडकास्ट की छोटी छोटी इंटरेस्टिंग क्लिप्स के लिए सागर श्रीदेश क्लिप्स चैनल को भी विजिट करिएगा। नाउ लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। Okay, like coming to this hair transplant, who are the suitable candidate for the hair transplant? अच्छा, आप लोग को what I understand 2 टाइप के केसेस मिलते होंगे। एक केस वो होते होंगे जिनको आप कहते होंगे कि गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और वो करवाते नहीं होंगे, मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी सब काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी। तो एक और भी केसेस आई थिंक आते होंगे जो बोलते होंगे सर गो फॉर हेयर, आई वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। According to you, who are the suitable case for the hair transplant? So any patient who is suffering from baldness और जो मेडिकली फिट है, कोई भी उसको अंडरलाइंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर नहीं है और उसके घाव जल्दी भर जाते हैं, कीलोइड्स नहीं है बॉडी में, कोई हार्ट इशू नहीं है, ही इज़ अ फिट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। जो लोग फिट नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है, ओके, सीवियर एलर्जिक डिजीजेज हैं या मिर्गी के दौरे आते हैं या एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को वो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं, ओके, ये सारे पेशेंट्स को हम अवॉइड करते हैं ट्रांसप्लांट। और ऐसे पेशेंट्स जिनका डोनर एरिया अच्छा नहीं है, ओके, सो ये डोनर एरिया होता है हमारे कान के ऊपर से लेके पीछे तक, ये जो एक एरिया होता है बीच का, वहां पर के जो फॉलिकल्स रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो कभी नहीं छड़ते। क्यों नहीं होता है ऐसा? लाइक जेनेटिक मेकअप? हाँ, तो हमारी बॉडी में ये जो बाल होते हैं पीछे के, दे आर DHT रेजिस्टेंट। ओके, हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं माँ के पेट में,
तो हमारे ऊपर के बाल और हमारे पीछे के बाल अलग अलग जर्म लेयर से डिवाइड होते हैं. ओके, दैट इज वाई द बेसिक रीजन वहां पर होता है. इसीलिए ये साइड के और पीछे के बाल झड़ते नहीं है. ओके. तो लॉजिक यही है कि इन बालों को निकाल के ऊपर लगाने से वो बाल झड़ते नहीं है. अब अगर किसी व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस अच्छा है और उसके डोनर अच्छे हैं तो वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है, चाहे वो किसी भी एज में हो. अगर कोई पेशेंट फिट है लेकिन स्टिल वो इतना बॉल्ड है कि उसके इस एरिया में भी थिनिंग है, तो वो कितना भी चाहे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते. ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ग्रेड 7 में हैं और सर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, बट हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट तो है 7-8,000 ग्राफ्ट्स की और पीछे डोनर एरिया में बाल ही नहीं है. ओके. सो वैसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है. सो डोनर एरिया के भी बाल चले जाते हैं कई बार. हाँ, वो भी थिन हो जाते हैं. किसी किसी केस में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है जिसमें डोनर भी थिन हो जाता है. तो उनके नहीं हो सकते. उनका बहुत कम ग्राफ्ट निकलेगा डोनर एरिया से और हम चिन के नीचे से बियर्ड एरिया से इस एरिया से थोड़े से ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं. 1000-1500 ग्राफ्ट्स अगर अच्छी डेंसिटी है तो. और उससे हम एक थोड़ा बहुत उसको कैमोफ्लेज दे सकते हैं अगर हाफ बॉल्ड है तो. अगर फुल बॉल्ड है और डोनर भी वीक है उस केस में हम एडवाइस करते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव में चले जाइए. व्हाट इज दिस ग्राफ्ट? ग्राफ्ट क्या चीज़ है? ग्राफ्ट का मतलब एक ऐसा सैक होता है, उसके अंदर एक बाल होता है. हमारी बॉडी में 1 फॉलिकल ग्राफ्ट से लेके 5 फॉलिकल ग्राफ्ट तक रहते हैं. किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 रैंडमली. सो जब हम निकालते हैं बालों को तो हम अलग अलग निकालते हैं. 1 हेयर ग्राफ्ट का काम अलग है, 2, 3, 4 ग्राफ्ट वाले फॉलिकल वाले ग्राफ्ट का काम अलग होता है. सो इसमें से जो सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट होता है उसका काम होता है सबसे सामने लगाने के लिए. ओके. फ्रंट के जो 2-3 लाइन रहते हैं वहां पर सिर्फ सिंगल वाले बाल लगाते हैं. सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट मतलब उस फॉलिकल में सिर्फ एक ही बाल होगा. ओके. सो जैसे ही हम थोड़े से पीछे जाते हैं 2-3 रो पीछे, फिर हम डबल ट्रिपल लगाना शुरू करते हैं. सो दीज आर ग्राफ्ट्स. ओके. एंड तो आपने बताया कि अगर ये पीछे के ग्राफ्ट्स अगर काफी थिन हो जाए तो वो, एंड सेकंड इज लाइक दिस, कोई अंडरलाइंग डिजीज से है. अंडरलाइंग डिजीज. ओके. तो ये दो जो केसेस हैं इनको तो आप नहीं करते हैं. व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? हाँ, देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें एक साइकेट्रिक डिजीज आता है जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं. ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी लगती है और वो कॉन्स्टेंटली उस एक कमी को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होते. वो बहुत अनरियल एक्सपेक्ट करते हैं. उनको ऐसा चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही हो जाने चाहिए जैसे झड़ने के पहले थे, बिल्कुल घने. एंड इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. सो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट एक कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट होता है. ओके. इट इज़ नॉट मेड टू गिव यू दैट ओरिजिनल डेंसिटी जो आपकी लॉस के पहले थी. वो नहीं आती. रीज़न भी है उसका. हमारे पूरे हेड में लगभग 1 से 1.5 लाख बाल रहते हैं. Okay. जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ऊपर का एरिया है इसमें 70-80 हज़ार बाल हैं. अब कोई व्यक्ति ग्रेड 4 ग्रेड 5 बॉल्ड है, उसको हम 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट निकाल के इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसमें मान के चलिए एवरेज अगर आप 2-2.5 लेते हैं तो 8 से 10 हज़ार बाल हैं. अब वो 8 से 10 हज़ार बाल यहाँ के 40 से 50 हज़ार गए हुए बालों का इल्यूजन कैसे दे सकता है, डेंसिटी कैसे दे सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आपको एक इल्यूजन देने के लिए होता है कि सामने से जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपके सिर में बाल है ऐसा लगना चाहिए, बट द मोमेंट आप बाल गीले करोगे या ऊपर से हार्श लाइट पड़ेगी आपका स्कैल्प दिख सकता है. और ये तो आप काफ़ी क्वेश्चंस होता होगा आपके पेशेंट्स में कि सर ये वैसा नहीं लग रहा है जैसे पहले वाला. तो ये काउंसलिंग का पार्ट होता है. हम पहले ही काउंसिल कर देते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो वो पेशेंट्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं. दिस इज ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे है अभी तक हमने जो बात किया है, बिकॉज आज के समय में क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस हेयर ट्रांसप्लांट केसेस ऑल्सो लेटर, लेकिन आज के समय में ना एक इम्प्रेशन ये हो गया है, एक समय ये प्रॉब्लम था कि लोगों को लगता था हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है भी कि नहीं है, बट नाउअडेज जब इंटरनेट में हम इतना कुछ देखें तो अब ये कन्विंस हो गए हैं लोग कि हेयर ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल. बट प्रॉब्लम ये आ गया कि नाउ पीपल आर थिंकिंग कि एज गुड एज बिफोर, और इनफैक्ट कई बार तो लोग ये सोचने लगे हैं पहले से भी बेहतर हो सकता है, लाइक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट. और इसी इमोशन का फायदा बहुत सारे लोग उठाते भी हैं कि सर्टन अमाउंट में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स. ओके, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और लोग फिर दूसरे क्लिनिक में इंक्वायर करते हैं कि सर मुझे इस क्लिनिक में इतने पैसे में अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में क्या रेट है और आप लोग कितने ग्राफ्ट लगाएंगे. तो जब हम उनको बताते हैं कि आपका बॉल्डनेस इतना है और आपको सिर्फ इतने 2-3 हज़ार ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलते हैं सर आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं या उतने ही पैसे ले रहे हैं लेकिन वो अनलिमिटेड ग्राफ्ट दे रहे हैं, आप 2-3 हज़ार ग्राफ्ट दे रहे हैं.
ऐसा क्यों? तो रीज़न वही है कि ज़्यादा ग्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छा है. मोर इज़ नॉट बेटर इन हेयर ट्रांसप्लांट. ओके. आपको जितना चाहिए उतने ही ग्राफ्ट्स लगवाने हैं. अदरवाइज ये तो फिक्स है ना हमारा डोनर, ये हमारा Yes. बैंक बैलेंस है. Yes. ये जिंदगी भर इसी से ग्राफ्ट्स निकालने हैं हमको. अगर किसी क्लिनिक ने आपका ओवर हार्वेस्टिंग कर दिया, जो होता भी है, उसके बाद सेकंड टाइम अगर आप 5 साल 10 साल बाद आपके और हेयर लॉस हुई, जो होता ही है, ओके. और सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ा, आपके पास डोनर ही नहीं बचेगा. सो इज इट लाइक दिस कि जब हम यहाँ से निकालते हैं वो एरिया भी परमानेंटली हट जाता है क्या? वो फिर वो रूट हट जाता है. वो रूट हट जाएगा. इसमें पेशेंट्स पूछते हैं कि सर फिर पीछे से गंजा लगूंगा क्या? हाँ. तो पीछे से गंजा नहीं लगते हैं. उसका रीज़न रहता है कि फॉलिकल्स को हम वैसे चूज करते हैं अच्छा. कि ऑल्टरनेट फॉलिकल्स हम निकालें, या 2 फॉलिकल छोड़ के 1 फॉलिकल निकालें, Okay. ताकि जब वो बाल उगते हैं वापस से तो वो ढक जाता है. पीछे से देख के बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट करवाया है. अगर देख के पता चल रहा है, दैट मीन्स उसके ग्राफ्ट ओवर हार्वेस्ट हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दिए हैं. अच्छा, इंटरपर्सनल हार्वेस्ट पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है. ये जस्ट मेरे दिमाग में वाइल्ड इमेजिनेशन आया, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लिवर, जिसमें दूसरे की बॉडी की लग या जाती है. किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो ट्रांसप्लांट में नहीं होता. इस पर ऐसा कोई रिसर्च वगैरह हो रहा है क्या? या हुआ होगा एंड फेल हुआ होगा? नहीं, एक रिसर्च हो रहा है. हाँ. और वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है. अच्छा. अगर वो हो गया सक्सेसफुली तो उसको हम बोलते हैं हेयर क्लोनिंग. अच्छा. उसमें ये रिसर्च हो रही है कि आपके डर्मल पैपिला से स्टेम सेल्स को निकाल के लैब में आप ही के बाल उगाए जाएं, जिसकी सप्लाई फिर अनलिमिटेड रहेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए. तो आप सोचिए ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें व्यक्ति के पास जिंदगी भर के लिए बाल है, तो वो कितने भी बार ट्रांसप्लांट करवा सकता है. और फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे ओरिजिनल डेंसिटी चाहिए, शायद नियर उसके भी हम लोग दे पाएंगे पेशेंट्स. हाउ फॉर दैट टेक्नोलॉजी इज? आई डोंट नो. 10 साल 5 साल इज दैट दैट्स सो नियर? अगर 10 साल देखा जाए ऐसे सारी चीजों के लिए, इट्स क्वाइट नियर. यू नेवर नो. पता नहीं कि कब क्या ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हो जाए. दैट्स सो ट्रू. ओके, सो इन द हेयर ट्रांसप्लांट, लाइक कितने % ऐसे केसेस होते हैं? लाइक आई जस्ट वांट टू नो सम फ्यू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैं आप समझे कि आपने जो चीज़ें कन्वे किया है टू द पेशेंट कि इतने % आपके हेयर रीग्रो हो जाएंगे. व्हाट इज द सक्सेस रेट इन दिस? ओके, सक्सेस रेट हेयर ट्रांसप्लांट में फॉर्चुनेटली बहुत हाई है. मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो जाए. द रीज़न इज ये आपकी बॉडी के ही बाल है, बस एक जगह से निकाले और दूसरे जगह में हमने इम्प्लांट कर दिया, सो वो उग जाते हैं. कुछ रीजंस हो सकते हैं ना उगने के. ओके. तो पहला कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड किसी बंदे ने वो ग्राफ्ट को निकाले और निकालते वक्त वो ग्राफ्ट कट गया, ट्रांजेक्ट हो गया. ग्राफ्ट ऐसा होता है और हमारे पास एक ड्रिल मशीन रहती है जो हाई स्पीड पे रोटेट करती रहती है. उसका काम है अंदर जाना और इस बाल को निकाल लेना. ओके. यहाँ पर एक मसल अटैच्ड होती है, वो मसल जैसे ही कटती है ये बाल पॉप आउट हो जाता है और फिर हम उसको निकाल लेते हैं फोर्सेप्स से. इस दौरान अगर ये बाल डैमेज हो गया तो वो बाल नहीं उगेगा. दूसरा होता है कि अगर उस बाल को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रख दिया सलाइन में, तो वो ऑक्सीजन लॉस की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से वो बाल शॉक में जाके डेड हो सकते हैं. तीसरा कारण होता है इम्प्लांट करते वक्त जब हम बाल लगा रहे हैं तब अगर बाल ज़ोर से क्रश हो गया, या जिस स्लिट में हम बाल डाल रहे हैं डालते वक्त अगर वो बाल डैमेज हो गए, तो जब पेशेंट घर जाएगा क्लिनिक से तब उसका स्कैल्प फुल रहेगा ग्राफ्ट से, लेकिन 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसमें से कम बाल आएंगे. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल ना उगे या कम उगे. बट आजकल टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है, जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग आजकल कर रहे हैं इंडिया में हर अच्छा क्लिनिक, वो FUE टेक्निक, उसमें ये सब नहीं होता है. व्हाट इज FUE? FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. ओके. ये एक टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है. इसके पहले जो होता था वो होता था FUT हेयर ट्रांसप्लांट, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम स्कैल्प के पीछे से 1 इंच का एक स्कैल्प पूरा काट लेते थे और उस स्ट्रिप को निकाल लेते थे और जो बचा हुआ स्कैल्प है उसको स्टिच कर देते थे. अब उस उतने बड़े एक ग्राफ्ट उसमें 2500 के आसपास ग्राफ्ट मिल जाते थे हमको. उसको हम निकाल के इम्प्लांट कर देते थे. FUE में हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. एक ड्रिल है, ड्रिल से हम जितने चाहें सेलेक्टेड बाल हम निकाल लेते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं. सो उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क कम हो जाती है. पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है. कोई भी स्टिच निकालना नहीं पड़ता है पेशेंट को. तो FUE टेक्निक से आजकल सर्जरीज होती हैं और जो इम्प्लांटेशन टेक्निक्स है वो भी बहुत सेफ हो गए हैं. तो स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी ये है कि 100 बाल पे 95 बाल उग जाते हैं. कुछ पेशेंट के पार्ट से भी इसमें गड़बड़ी हो सकती है. अगर पेशेंट को जितने दिन हमने रेस्ट एडवाइस किया है वो रेस्ट नहीं कर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, डस्ट लग गया, तो वो ग्राफ्ट डैमेज हो सकते हैं. दूसरा, अगर पेशेंट
सर्जरी के बाद अल्कोहल स्मोकिंग शुरू कर रहा है और फिर से वापस से निकोटीन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो हो सकता है ग्राफ्ट थोड़े से कम हो गए। ये सब थोड़े से रिस्क रहते हैं, बट मेजरली ऐसा होता नहीं है। बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट। एंड इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? माइल्डली पेनफुल, वो भी तब जब पेशेंट सुबह आता है और उसको जब हम स्कैल्प में एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस देते हैं, ओके। बस उस वक्त पेशेंट को थोड़ा सा दर्द होता है, ओके, एक चींटी काटने जैसा। उसके बाद पूरा दिन वो पेनलेस रहता है। लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, एक बार लगाओ तो पूरे दिन उसका असर रहता है। सो कोई भी पेशेंट जिसने ट्रांसप्लांट कराया वो आपको ये बताएगा कि बेरेबल पेन होता है। व्हाट अबाउट लाइक एनेस्थीसिया का जब असर खत्म होता है तो? सो अगले 5 दिन तक पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स देते ही हैं, ताकि वो पेन भी ना हो पेशेंट को और वो स्वेलिंग भी ना डेवलप हो। तो पेशेंट लार्जली कंफर्टेबल रहते हैं, पेन का उतना कंप्लेन नहीं रहता। एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ, एक तो आपने बताया जैसे कि टोबैको और ये सारी लाइक बाहर डस्ट में, एंड अदर टाइप ऑफ लाइक एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सेफ्टी या फूड हैबिट्स में जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए? सो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस। उसमें यही रहता है कि आपको जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली खाना है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को एक हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट भी देते हैं जो बॉडी को रीजेनरेटिव स्टेट में रखे, कि अभी बाल नए नए लगे हैं, उनको उगना है तो उनको वो न्यूट्रिशन मिलता रहे। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है आइडियली। और जो हमने 5 दिन उनको घर पे रहने के लिए बोला है, वो 5 दिन वो छुट्टी लेके घर पे रहे, ताकि ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो, उस पर एक्सीडेंटली किसी का हाथ टच होके डायरेक्शंस चेंज ना हो जाए या वो ग्राफ्ट निकल ना जाए और इन्फेक्शन ना हो। आई थिंक उस समय शावर वगैरह नहीं लेना चाहिए ना? शावर नहीं लेना चाहिए। शावर का एक ड्यूरेशन रहता है, हमारे क्लिनिक में हम जो फॉलो करते हैं दैट इज अ 5 डे। आफ्टर 5th डे आप हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश के लिए हम या तो पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं या फिर पेशेंट को हम वीडियो भेज देते हैं हमारे क्लिनिक का, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हेड वॉश करना रहता है। 5वें दिन से हेड वॉश करने के बाद आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ एन इमोशनल चेंज यू हैव नोटिस, जब लगता है, जब सोचो कितना लंबे समय तक वो बॉल्डनेस से परेशान है और जब आपके पास आते हैं और जब उनको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो एनी काइंड ऑफ लाइक, अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो कि यार अलग ही उनका रेस्पॉन्स रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू नोटिस? सो पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत खुश रहते हैं, ओके, और उसके बाद वो लोग ऐसा बोलते भी कि मैंने क्यों इतना वेट किया, शायद मुझे पहले करवा लेना चाहिए था। वो डरते हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, उस वजह से वो लोग डिले करते हैं। बट इट इज़ अ वेरी ग्रेटिफाइंग सर्जरी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, डॉक्टर ऑल्सो। हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। वो हर महीने जब आते हैं हमसे मिलने के लिए, उनके बालों की लेंथ थोड़ी और बढ़ गई रहती है, वो पेशेंट और ज़्यादा हंस के आता है, उनकी स्माइल बड़ी हो जाती है। एक पेशेंट थे जो सर्जरी के दिन के पहले भी बहुत सैड थे, सर्जरी के दौरान भी सैड थे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, और सर्जरी के बाद वो हर महीने आते हैं PRP इंजेक्शंस के लिए, तब भी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो 4-5 महीने के बाद एक दिन उनका कॉल आया कि अब मेरे बाल उग गए हैं सिर में, अब एक स्ट्रक्चर मिल गया है फेस को, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद जो एक वेटिंग पीरियड होता है ना, वो भी पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। जो शुरू के 2-3 महीने जब बाल उगते नहीं हैं, कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बाल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, मैंने इतना टाइम डाला, पेन सहा, पैसे डाले, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पहले 2-3 महीने में जो हम बाल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें से बहुत सारे बाल वापस झड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो जो 4th मंथ से उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है, उसमें पेशेंट्स फिर खुश हो जाते हैं। वाह, वो सबसे बड़ा आपके लिए भी ग्रेटिफाइंग रहता होगा कि यार ऐसा। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है और सब चीज़ जो वो लूज कर दिए थे अपने हेयर लॉस की वजह से, वो सब वापस आता है। दैट्स सो ट्रू। एंड समवन जिसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर हेयर लॉस, वो तुम, आई पर्सनली फील कि वो दूसरे क्लिनिक जाकर भी पूछता होगा, तीसरे क्लिनिक जाते होंगे और वो फोर्स भी करते होंगे कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बट आई थिंक जो भी क्लिनिक एथिकली प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं करेंगे वैसे केसेस को, क्योंकि रिजेक्ट करने के पीछे कुछ रीज़न होता है और फिर वो पेशेंट्स को पैच या विग लगा के ही काम चलाना पड़ता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल जो सपोज आपने क्वालिफाई किया कि चलो अब इनका लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो कह रहे हैं या समथिंग, जो हेयर ट्रांसप्लांट स्टेज में आ जाते होंगे, उसमें से कितने % ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली आज के समय में जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आपके हिसाब से, जो आपकी बेंचमार्क सेट है उससे?
सो आई वुड से अराउंड 5 to 10%. 5% बहुत कम है ऐसे. ओके. और 5% 10% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको किसी ना किसी रीज़न से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है. ओके, सो इट कैन बी, सबसे पहले तो पुअर डोनर एरिया, ओके. कुछ मेडिकल इशू. जैसे कल ही एक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट आया तो उनके ईसीजी में अरिदमिया था. अरिदमिया का मतलब उनका हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं होता, तो उनको हमने डिस्क्वालीफाई किया. कुछ पेशेंट्स का रिपोर्ट में ऐसा आता है कि एक वैल्यू होता है PTINR, वो बढ़ा हुआ रहता है. दैट मीन्स कि जब हम उनको ऑपरेट करेंगे तो उनका ब्लड लॉस बहुत सीवियर होने वाला है. तो ऐसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है या फिर डिले करना पड़ता है कि आप पहले आइए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए, विटामिन के इंजेक्शंस दिए जाए, आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को कम किया जाए, उसके बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. एंड इज हेयर ट्रांसप्लांट ओनली फॉर द रिच पीपल, वेल्दी पीपल? इट वाज कुछ साल पहले तक हेयर ट्रांसप्लांट सच में बहुत कॉस्टली था. बट जैसे जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स ओपन अप हुए इंडिया में, अभी बहुत अफोर्डेबल हो गया है. और अभी तो फाइनेंसिंग सर्विसेज भी आ गई हैं, पेशेंट्स को EMI मिल जाता है ना. नॉट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, कोई भी स्किन प्रोसीजर, कोई भी समवन, इससे पहले भी मुझे किसी ने बताया था, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट जिसका वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, उस पे आप EMI ले सकते हैं. ओह वाओ. या आई मीन दिस इज अ काइंड ऑफ अ landmark thing that is happening in our country, and that to no cost EMI. इंटरेस्ट नहीं लगाते, इंटरेस्ट नहीं लेते. तो वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत कन्वीनियंट बना दिया पेशेंट्स के लिए. दैट्स सो ट्रू. नहीं तो कई बार सारा कुछ होते हुए भी कॉस्ट वुड हैव बीन अ फैक्टर की जिसकी वजह से मेजर डिसाइडिंग फैक्टर. और अभी बहुत कम हो गया है प्राइस वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट का, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी आल्सो. अब मोर और लेस इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइज हो गया प्राइसेस. टेल मी, जो ये चलिए एक तो ग्रोन अप होते हैं, जैसे हमारे जैसे अगर 30s या 40s में जो कमा रहे हैं खुद, तो वो तो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं. बट जो यंगस्टर्स हैं, लाइक जो 20 से 30 के आसपास में हैं, एक तो सबसे बड़ी बात उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी शॉक होती होगी हेयर लॉस. प्लस दे आर नॉट ऑल्सो इन अ स्टेज कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाएं. वो पेरेंट्स के ऊपर, बिल्कुल. हाउ फॉर पेरेंट कितने सपोर्टिव या रेजिस्टेंस रहता है उनका कि नहीं मेरे बेटा को जान दो, या फिर कई बार तो हम लोग इन इंडिया हम लोग समझते हैं ना, लाइक ये तो एक डेस्टिनी है. और ये अब ऐसे ही रहेगा. यही वाले चैलेंजेस कितने आते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये था ही नहीं. तो उनको ऐसा लगता है ये तो होना ही है, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों इतने परेशान हो. बट उसमें हम लोग की कोशिश ये रहती है कि पेशेंट जब आए तो वो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए, या जो भी डिसीजन मेकर है, भाई हो सकता है, ताकि उनको काउंसिल करे. क्योंकि हमको ये पता है कि ना तो इस पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता है, ना इसके घर वालों को. बट जब हम उनको साइंटिफिकली मेडिकली समझाते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, तब उनको ट्रस्ट होता है. और वो अगर डिसीजन मेकर डायरेक्टली हमसे आके बात कर लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है. पेशेंट तो कन्विंस्ड है, इसीलिए वो आ रहा है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है घर वालों का. और वो लोग बहुत बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड रहते हैं. मुझे याद है एक पेशेंट 2 बार मेरे क्लिनिक आया, फिर उसके रिलेटिव्स 2 बार मेरे क्लिनिक आए. और फाइनली जब उन्होंने मेरे से बात की तो उनके आंखों में आंसू था कि सर हमारा एक ही बच्चा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए. तो और उनका सबसे बड़ा डर ये था कि सर ये क्योंकि ये सिर में हो रहा है तो बच्चे के ब्रेन में तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. तो ये सब मिथ है ना. तो इनको हम जब क्लियर करते हैं, फिर उनका स्ट्रेस कम होता है. समझाते हैं कि ये सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया की सर्जरी है, बेटा आपका जगह रहेगा पूरी सर्जरी के दौरान, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं. बट यू नो ना, इंडिया में हो या क्या कहीं पर भी, द नेगेटिव्स ऑफ एनीथिंग, चाहे 98 पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव्स कुछ हमें दिखते हैं, दैट ओवरराइड्स आवर इमोशंस. हम हमेशा सेफ्टी को पहले देखते हैं कि जो फियर जो होता है उसमें. एंड वी हैव लिसन सर्टेन केसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ डेथ हुई है. व्हाट आर दोज देन? सो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ्स हुए हैं, लगभग 7-8 डेथ हुए हैं अभी तक. ओके. बट फॉर्चुनेटली कोई भी डेथ ऐसे किसी भी क्लिनिक में नहीं हुआ है जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है. ओके. मोस्टली लार्जली आई थिंक ऑल ऑफ देम ऐसे जगह पे हुए हैं, या तो जहाँ पर कोई सैलून में ट्रांसप्लांट हो रहा था, अच्छा, या फिर ऐसा क्लिनिक जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, या तो टेक्नीशियंस कर रहे थे जिनको एनेस्थीसिया देना नहीं आता है. अभी रिसेंटली कानपुर में हुआ था. व्हाट वाज दैट देन? सो द डॉक्टर वाज नॉट एन MBBS डॉक्टर. ओके. एंड वो ये ट्रांसप्लांट कर रहे थे. एंड मोस्ट लाइकली वो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, या फिर सर्जरी के बाद कुछ सेप्सिस इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये डेथ हुई थी. तो इसीलिए पेशेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि ट्रांसप्लांट किससे करवाना चाहिए.
क्योंकि डॉक्टर्स की डिग्री हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे आ गई है। पेशेंट्स पहले देखते हैं कि किनका अच्छा वेबसाइट है, फैंसी क्लिनिक है, बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और डॉक्टर किनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, किसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, और वो डॉक्टर की डिग्री देखते ही नहीं है। और एक ये भी है कि पता ही नहीं है कि किनसे करवाना होता है, कौन सा डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उसका बहुत क्लियर कट गाइडेंस है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक प्लास्टिक सर्जन, यही दो स्पेशलिटी है जिनको अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना। तो पेशेंट्स को जाने के पहले डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। ओके, is there a kind of a license also for hair transplant, something that one should check for? So the degree of a doctor is the license Okay. for doing hair transplant. So वही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको लाइसेंस करता है कि आप ये सर्जरी कर सकते हैं। So dermatology and plastic सर्जरी, ये जो है। हाँ। एंड जैसे कि आपने कहा ना कि कई केसेस को आप लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, हाँ, मे बी वो लोग वैसे लोग रहे होंगे जो, और यूजुअली आप लोग होते तो हाँ, डिस्क्वालीफाई करते disqualify कर देते, कुड बी, है ना, और ये इश्यूज हैं। कुड बी। एंड कई बार ना मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है ना, सो अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से नो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक गुड अर्निंग सर्जरी होता है ना। सो इसमें अगर डॉक्टर एथिकल नहीं है, अनएथिकल तरीके से अगर पैसे बनाने चाहे, तो फिर इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या दैट्स ट्रू। एंड एट द सेम टाइम हम एज एन इंडियन अगर कंज्यूमर की हम बात करें, हम लोग इतनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है ना, थोड़ी सी भी प्राइस में इधर उधर मिलता है, सो क्वालिटी पीछे हो जाती है। वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ ऑल दोस थिंग्स। जैसे आप मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि सैलून में भी हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहा है। करेक्ट। या एंड इवन सैलून्स आर एक्टिंग लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट आज के समय में, बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं, एंड एंड ऑफ द टाइम हम लोग को ऐसा पर्सनली फील होता है दे आर ट्राइंग टू पुश ऑल दोस प्रोडक्ट्स टू द पीपल, और उसमें उन लोग में कोई उसमें क्लिनिकल वो नहीं है, दे जस्ट वांट टू गिव। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें सैलून्स भी है, और इस पूरे चीज़ के पीछे बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग सैलून्स को ट्रेन करते हैं और उनको लेज़र मशीन तक बेचते हैं। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, सैलून्स में आजकल लेजर्स हो रहे हैं, हाइड्रा फेशियल हो रहा है, जो कि एक मेडिकल ग्रेड इंस्ट्रूमेंट है। ओके रिसेंटली एक एडवाइजरी आई है जिसमें ये बोला गया है कि हाइड्रा फेशियल इज़ अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस, और उसको सिर्फ क्लिनिक्स में ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सैलून्स में आप देखेंगे हेयर रिमूवल लेज़र है, ओके, टैटू रिमूवल लेज़र है टैटू पार्लर्स में, इनके पास हाइड्रा फेशियल होता है, और कुछ सैलून्स तो बोटॉक्स और फिलर इंजेक्शन भी दे देते हैं। वो तो एकदम मतलब वो तो बहुत रिस्की होता है, क्लासिकल मेडिकल प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो इसमें किसको किसको आप ब्लेम करोगे? तो पेशेंट को ही सतर्क रहना पड़ेगा इसमें। यस दे शुड वॉच पॉडकास्ट लाइक दिस टू बी लाइक टू स्टे इन्फॉर्म्ड इज द बेस्ट। सर 2 दवाइयाँ हैं मेडिसिन जिनके बारे में ना मैं व्हेन आई वाज रिसर्चिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट दिस, ये मिनॉक्सिडिल एंड एक है फिनेस्टेराइड। सो ये यूज क्यों करते हैं एंड इज इट सेफ टू यूज? सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक सोल्यूशन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, और फिनेस्टेराइड एक टैबलेट होता है। Okay. यही दोनों मेडिसिन है जो US FDA ने अप्रूव किया है हेयर लॉस को रिकवर करने के लिए। सो मिनॉक्सिडिल जब हम बालों पे लगाते हैं तो वो बालों की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, okay. और बालों का जो ग्रोथ फेज है उसको लंबा करता है। ओके और फिनेस्टेराइड जो होता है वो DHT हार्मोन्स जो हमारे स्कैल्प में है, जिसकी वजह से बाल थिन हो रहे हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। तो एक तरफ से हार्मोन ब्लॉक हो रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, दोनों मिलकर सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं और हेयर लॉस को रिवर्स करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स से पब्लिक डरती है वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। अच्छा, जो एक्चुअली इट इज़ लिंक्ड टू फिनेस्टेराइड, लेकिन लोग मिनॉक्सिडिल का सोचते हैं कि मिनॉक्सिडिल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। मिनॉक्सिडिल की वजह से ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो फिनेस्टेराइड की वजह से होता है, और वो 2 से 3% लोगों में होता है, जिसमें सेक्सुअल ड्राइव में कमी आना, अच्छा, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और कभी कभी लो स्पर्म काउंट। ओके बट ये भी जानना ज़रूरी है कि ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये टेम्पररी है और ये रिवर्सिबल है। सो अगर वो 2 से 3% पेशेंट्स में ये होता है तो हम जैसे ही दवाई बंद करते हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। सो दिस मेडिसिन मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टेराइड ये ओवर द काउंटर यूज़ कर रहे हैं कई लोग? हाँ, तो जैसे ही पेशेंट्स कहीं इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देख लेते हैं वो जाके खरीद लेते हैं मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड, बट उसको यूज़ करने के पहले डॉक्टर का क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसको एक प्रॉपर तरीका होता है कि कितने % सोल्यूशन हमको देना है, कितनी बार देना है, कैसे लगाना है,
फिनेस्टेराइड को कैसे देना है, कैसे डोज को टेपर ऑफ करना है, और साइड इफेक्ट्स कब हो रहे हैं उसको कैसे पता लगाना है, तो वो ये सब डॉक्टर का काम होता है। तो इसीलिए उसको बिना डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए। और एंड ऑफ द टाइम अगर उन्होंने बहुत अच्छे से ये मेडिसिन को लिया है, सो व्हाट कुड बी द लाइक बेनिफिट्स, क्या क्या दिखेगा हमको, विजिबल बेनिफिट्स? विजिबल बेनिफिट 6 महीने में दिखने लगता है। अच्छा। कि जो बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर वापस से बाल दिखने लगते हैं। इनफैक्ट जब हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, सपोज ग्रेड 3 ग्रेड 4 है जिसमें हमने सामने ट्रांसप्लांट किया, बीच में हमने नहीं किया, बट वहाँ पर थिनिंग ऑलरेडी है, जब हम मेडिसिन देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद तो वो बीच वाला एरिया भी कई बार कवर हो जाता है। ओके ओके ओके। So this is one of the like impactful है, but should be taken under should be taken strictly under doctor supervision. एनीथिंग लाइक आपके पास ऐसा कुछ है लाइक इसके जो साइड इफेक्ट्स लेकर आपके क्लिनिक में पहुंचे होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है एक भी ऐसा केस। और मिनॉक्सिडिल से होता है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली किसी किसी के स्कैल्प को बहुत इरिटेट करता है। अच्छा। तो वहाँ रेडनेस, फ्लेकिंग, इचिंग, डैंड्रफ का बढ़ना, ये सब होता है। जिन लोगों में ऐसा होता है फिर हम लोग मिनॉक्सिडिल के फॉर्मुलेशन को चेंज कर देते हैं, या बहुत ही है टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो हम मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स दे देते हैं। फिनेस्टेराइड से फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट मैंने नहीं देखा है। ओके, आप एक बात ना रह गई थी बात करना कि जैसे आपने कहा कि ये डोनर एरिया होता है, और ये अगर वो हो तो हम बियर्ड का भी ले सकते हैं। ये चेस्ट वगैरह का जो फॉलिकल्स होते हैं वो काम नहीं आते क्या? या अंडर आर्म के फॉलिकल्स? इसको हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ओके। सो एनी ग्राफ्ट विच इज टेकन एक्सेप्ट द स्कैल्प कम्स अंडर बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। ओके। इसमें सबसे कॉमनली जो हम लेते हैं या प्रिफर करते हैं वो होता है बियर्ड के बाल। अच्छा। क्योंकि उसकी टेक्सचर काफ़ी क्लोज होती है स्कैल्प हेयर से, और उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी अच्छा होता है। वेरएज बॉडी चेस्ट के बाल या अंडर आर्म्स या आर्म्स के बाल या प्यूबिक हेयर, इसमें प्रॉब्लम ये होता है पहला तो टेक्सचर। टेक्सचर हमारे स्कैल्प से बहुत अलग रहता है। ये बाल बहुत पतले रहते हैं बॉडी हेयर। और दूसरा ये ग्रो बहुत स्लोली होते हैं। तो जैसे हमारे स्कैल्प हेयर 3 साल तक उगते हैं, उसके बाद 3 महीने के लिए रेस्ट करते हैं। बॉडी हेयर हमारे 3 हफ्ते 3 महीने उगते हैं और फिर 3 साल के लिए रेस्ट करते हैं। ओके। तो ना तो वो टेक्सचर मैच होती है, ना वो डेंसिटी दे पाते हैं, और ना वो ग्रो करते हैं वैसे। दैट इज़ वाई इनको बहुत कम प्रेफर करते हैं। और लिया भी तो इनको सिर्फ हम फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। मेन जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन बनाना है, वो स्कैल्प हेयर से ही बनाते हैं। एक और मेरे माइंड में सवाल है, क्योंकि आजकल बियर्ड रखने की बड़ी फैशन है, एंड यू ऑल्सो हैव लाइक अ वेरी ग्रेट बियर्ड। लेकिन कई जो बच्चे हैं ना, जो उनकी प्रॉपरली बियर्ड नहीं आती है। नंबर 1, व्हाट इज द रीजन? एंड नंबर 2, क्या वो भी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर्स उस पर भी फॉलो होता है क्या? हाँ, बियर्ड का जो ट्रेंड है उसकी वजह से आजकल बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत यंग बच्चे बहुत करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको हैवी बियर्ड चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जिनकी पैची बियर्ड आती है, कहीं पर आती है कहीं पर नहीं आती है। इसका कॉज तो जेनेटिक रहता है अगेन, कि आपके फॉलिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। करेक्ट करने के लिए ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। तो वैसे बच्चों को हम पहले पूछते हैं कि आपको किस तरह का बियर्ड चाहिए, कितना डेंस चाहिए, और उसके हिसाब से अगर उनके बियर्ड के नीचे ग्राफ्ट्स है तो वो ले लेते हैं, या फिर स्कैल्प के पीछे के बालों को निकाल के वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि स्कैल्प के बाल को हम बियर्ड में ला सकते हैं? हाँ, करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चे के यहाँ पर पैचेस हैं और यहाँ पर डोनर बियर्ड है ही नहीं, तो फिर हमको स्कैल्प से ही लेना पड़ता है। ओके। हाँ, बट डज इट मेक इट वेरी नेचुरल? या इफ डन करेक्टली इट लुक्स वेरी नेचुरल। आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ट्रांसप्लांटेड है। इनफैक्ट अगर पता चल रहा है दैट मींस इट हैज बीन डन रॉन्ग ना। अच्छा, पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए। लाइक व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस वन, लाइक बियर्ड ट्रांसप्लांटेशन को लेकर या बियर्ड के हेयर को लेकर कितने आपके पास आजकल लोग 5 to 10% आने लगे लोग, है ना, बियर्ड ट्रांसप्लांट। एंड व्हाट अबाउट दिस जेल एंड अदर थिंग्स जो कहते हैं कि डेंसिटी बढ़ाती है और वो ग्रो करने में हेल्प करती है? बेसिकली मिनॉक्सिडिल होता है वो। अच्छा। किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा। तो अगर मिनॉक्सिडिल, अगर वहाँ पर रूट्स हैं और जस्ट उसकी ग्रोथ बहुत कम है, तो मिनॉक्सिडिल थोड़ा सा पोटेंशिएट कर देता है ब्लड सप्लाई को बढ़ा के, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। अगेन अगर फॉलिकल ही नहीं है तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी? यस यस यस। सो दैट मीन्स बेसिकली अगर नहीं ही आ रहा है, सो वी हैव टू गो विद द ट्रांसप्लांट एंड अदर थिंग्स। Oh, and again, वो safe ही होगा वो procedures? Again, it is very safe. It is just like the scalp. Yeah, just like the scalp. Yeah. Because but ये face पे है ना, तो थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा concerning लगता होगा। But actually face का जो beard transplant है उसमें हम उतने complications भी नहीं होते जितने scalp में होते हैं। अच्छा। The reason is scalp बहुत ही tight structure है, whereas यहाँ के जो skin है बहुत loose है ना, lax है, तो यहाँ पर tight structure नहीं होने की वजह से fluid easily disperse हो जाता है, swelling नहीं आती है। दूसरा फेस की वैस्कुलैरिटी ज़्यादा है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, तो जो वुंड है वो जल्दी हील होता है। तो स्कैल्प के कंपैरिजन में फेस के ग्राफ्ट जल्दी हील हो जाते हैं। ओके,
एंड एक मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चन है, इट्स लाइक कि जब जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो ये ऐसा है क्या कि अगर किसी का पिताजी अगर बॉल्ड है तो डेफिनेटली वो उसका जो बेटा है वो उसको भी वो बॉल्डनेस होगा ही होगा। एंड समटाइम मैंने ये देखा हूँ कि 2 भाई हैं, एक बॉल्ड होता रहता है, एक का ठीक ठाक रहता है। ये सारे चीज़ें कैसे काम करता है? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक तो आपको पहले देखना है कि हेरिडिटरी में है कि नहीं, वो जीन्स है कि नहीं। या तो फादर या तो मदर, किसी के साइड से बॉल्ड जीन आता है। या तो दोनों बॉल्ड है, अगर मदर के भी हेयर लॉस है फादर के भी हेयर लॉस है तो दोनों तरफ से वो जीन आ रहा है, तब और हाई चांसेस है कि बच्चा बॉल्ड होगा। ओके, सेकेंड थिंग कि फादर बॉल्ड है तो बच्चा भी बॉल्ड होगा, ये लार्जली करेक्ट है। लेकिन कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि फादर बॉल्ड है लेकिन बच्चे के अच्छे बाल है। अच्छा, सो दैट डिपेंड्स कि वो जीन तो है लेकिन वो जीन कब एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। तो वो जीन जब तक स्विच ऑन नहीं हो रहा उसके बाल सेंसिटिव नहीं हो रहे। तो वैसे केसेस में बच्चे के बहुत अच्छे बाल रहते हैं। जस्ट लाइक एंड ये मैटरनल साइड से ज्यादा इम्पैक्ट होता है या पैटर्नल? दोनों साइड से। तो ये मैटरनल साइड से भी आ सकता है, पैटर्नल साइड से भी आ सकता है। नॉट नेसेसरीली कि इस जनरेशन से आए, आपके 3 जनरेशंस में अगर कोई भी बॉल्ड हुआ है तो वो 3 जनरेशन स्किप करके भी आपके अंदर आ सकता है। सो हमको पूरा हेरिडिटरी, पूरा लीनिएज देखना पड़ता है। जैसे मदर के अच्छे बाल है लेकिन हो सकता है मामाओं के बाल अच्छे ना हो, तो वो बच्चा बॉल्ड हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है राकेश रोशन और ऋतिक रोशन। अच्छा, राकेश रोशन बिल्कुल ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्ड है, ऋतिक के काफ़ी अच्छे बाल है अभी भी। सो वो है जीन एक्सप्रेशन। ओके। एंड जो 2 भाई वाली बात है तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों भाई में वो जीन है लेकिन एक में एक्सप्रेस हुआ है और एक में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि अनिल कपूर के बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन बोनी कपूर के बाल नहीं है तो उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है बिकॉज जीन एक्सप्रेशन नहीं है उनमें। दैट्स सो ट्रू। अच्छा ये बताइए, ये फीमेल्स में क्यों नहीं इतने बाल्डनेस नहीं होते? आई थिंक होते होंगे, होते हैं, मेल्स के कंपैरिजन में कम होता है। और दूसरा क्या है कि फीमेल्स का पैटर्न अलग होता है। तो जैसे मेल्स में ये साइड से टेम्पल्स पीछे जाने लगते हैं, इसको हम टेम्पल्स बोलते हैं। फीमेल्स के केस में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। अच्छा, तो वो बहुत धीरे धीरे पता चलता है और उनकी सबसे पहले सिम्टम होती है कि उनका जो मांग है वो वाइड होने लगता है। अच्छा, फिर एक डिफ्यूज हर तरफ से लॉस होने लगता है। बट फीमेल्स में भी होता है। और जैसे जैसे अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहा है फीमेल्स के अंदर भी, और उसकी वजह से ये बॉल्डनेस भी फीमेल्स में आ रहा है। उसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। ओके। एंड उनके भी केस में लाइक दिस हेयर ट्रांसप्लांटेशन वर्क्स? या अगर बहुत ही एडवांस हो गया और मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है तो सेम है, यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करके वहाँ से ग्राफ्ट्स लेके सामने हम इम्प्लांट कर देते हैं। एक अच्छी बात यह है कि फीमेल्स को पूरा बॉल्ड नहीं करना पड़ता ट्रांसप्लांट के लिए, जैसे मेल्स को तो पूरा बॉल्ड करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। फीमेल्स को पीछे डोनर एरिया में एक स्ट्रिप ट्रिम करके वहाँ से हम ग्राफ्ट्स निकाल के ऊपर वाले बालों से ढक देते हैं, तो पीछे पता नहीं चलता है। ओके, इसी बात पे एक और है कि जैसे हम कैंसर पेशेंट्स वगैरह को देखते हैं, दे शेड देयर हेयर, जैसे उनकी अगर रिकवरी होती है तो उनकी हेयर ग्रोथ वापस नॉर्मल हो जाती है। कैंसर पेशेंट्स में जो हेयर लॉस होता है ना, वो एनाजन इफ्लूवियम होता है। ओके। तो जो जैसे मैंने प्रेगनेंसी वाला बताया था आपको, प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर लॉस होता है वो टीलोजन इफ्लूवियम होता है। और कैंसर पेशेंट्स को एनाजन इफ्लूवियम, मतलब कैंसर को मारने के लिए जो दवाइयाँ वो खाते हैं, वो दवाइयाँ क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को मारते हैं। मतलब कैंसर सेल्स जो होते हैं बहुत ही रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बॉडी में। दूसरा रैपिडली डिवाइडिंग सेल कौन सा है बॉडी में? हेयर। तो वो हेयर को भी टारगेट करते हैं और बाल तुरंत शेडिंग फेज में जाते हैं और झड़ जाते हैं। बट जैसे ही वो पेशेंट कीमोथेरेपी से बाहर आता है 3-6 महीने के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। वो कोई परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं होता, रिकवर हो जाता है। ओके, दैट्स सो गुड। ओके, मैंने एक फ़ोटो देखा था, आई थिंक मैंने उसको, आई विल कीप इट ऑन एडिटिंग। हाँ, उसमें ना ये देख रहे थे कि टर्की में जब लोग जाते हैं ना प्लेन में, तो एवरीवन आर बॉल्ड और वापस आते हैं तो सबके हेयर रहते हैं। सो व्हाट इज दिस थिंग अबाउट टर्की को लेकर? टर्की अभी वर्ल्ड का मेडिकल टूरिज्म का हब बना हुआ है, स्पेशली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। व्हाई? उसका 2-3 रीजंस है। एक तो टर्की में कॉस्ट कम है, अच्छा, एज कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। दूसरा, उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के बहुत पास है। ओके, सो उनको बहुत इजी हो जाता है वहाँ तक आना। तीसरा, टर्की में जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही लीनियंट है। वहाँ कोई भी क्लिनिक खोल सकता है। ओके, क्लिनिक खोलने के लिए आपको डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है। या और चौथा, वहाँ पर अगर आप किसी भी पेशेंट को मेडिकल टूरिज्म के लिए बुला रहे हैं, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है।
तो क्लिनिक्स उस तरह से पैकेज बनाते हैं जिसमें पेशेंट, सपोज एक पेशेंट यूरोप या अमेरिका में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा है, उसको 8 से 15 हज़ार डॉलर का एक बिल पकड़ाते हैं। वहीं पर 2 से 3 हज़ार डॉलर पे टर्की पे आना जाना रहना, पूरा टर्की घूमना प्लस ट्रांसप्लांट कवर हो जाता है। अगर कोई इंडिया आता है तो अराउंड 8 to 15,000 डॉलर। नहीं, अगर कोई पेशेंट यूरोप में या अमेरिका में करवाता है, ओके, या यूके में करवाता है, दैट इज द तो कॉस्ट। दैट इज द कॉस्ट 8,000 to 15,000 $20,000 डॉलर्स। ओके, टर्की में वो 2-3 हज़ार डॉलर में हो जाता है। और कोई इंडिया में कराना चाहे तो व्हाट वुड बी? इंडिया में करवाना चाहे तो इंडिया के रेट्स तो वही हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए। तो आप कन्वर्ट करेंगे तो वही 2,000 हाँ, $2,000 डॉलर्स। बट डिफरेंस ये है कि टर्की की हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी और इंडिया की हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। ओके, इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ये बिल्कुल टॉप नॉच होता है। हाँ हाँ, टर्की में बहुत ही बिलो एवरेज लेवल का ट्रांसप्लांट हो रहा है। एंड 2019 में 7-8 पेशेंट्स का डेथ हो गया था ओह, टर्की में। उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी किया था कि आप अगर टर्की जा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए तो आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके उनके डिग्री विग्री चेक करके जाइए। और मेरा एक फ्रेंड भी है जो इथियोपिया में हेयर ट्रांसप्लांट्स करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसने टर्किश टेक्नीशियंस रखे हैं। ओके, और उसने मुझे वीडियो भी भेजा है जिसमें मैंने देखा है उनके ट्रांसप्लांट का तरीका, वो ग्राफ्ट्स को डैमेज करने वाला तरीका है। हैव यू एवर सीन, नोटिस कि इंडिया के पेशेंट्स है वो टर्की वगैरह ट्राई किए होंगे जाने बहुत के? जाते हैं, हाँ, बहुत जाते हैं। और फिर केस जब बिगड़ता है तो फिर वो इंडिया में ही उसको करेक्ट करवाते हैं। उनको हम करेक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। ओके, सो बहुत होता है। तो इसलिए टर्की जाने के पहले आप लोग को इंडिया में अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। इंडिया में अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड हब है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आफ्टर टर्की। एंड जिस तरह से टर्की का काम चल रहा है, कुछ सालों में इंडिया ही मेडिकल हब बनने वाला है ट्रांसप्लांट के लिए। लाइक व्हाट इज द अल्टीमेट फीलिंग दैट कम्स टू यू जब आप किसी को एक प्रॉपर रिजल्ट देते हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर द मॉनिटरी बेनिफिट, आई अंडरस्टैंड एज अ डॉक्टर प्रोफेशन मुझे लगता है कि मॉनिटरी आप लोग सेकेंडरी रखते होंगे। व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस दैट कम्स टू योर माइंड? क्या कैसे लगता है आप लोग को? वो पेशेंट जब आता है ना 4-5 महीने के बाद, तो सबसे पहले एंटर करते साथ जो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, उसको देख के हमको जो खुशी होती है, सो दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन विच वी गेट फ्रॉम आवर वर्क। कि उसके जब हम बिफोर आफ्टर्स उसको दिखाते हैं या हम दूसरे पेशेंट्स को दिखाते हैं और उसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है। वही आई थिंक पूरे डर्मेटोलॉजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम लोग जो काम करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसके रिजल्ट्स हम लोग विजिबली दिखा पाते हैं, खुद भी देख पाते हैं, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस जहाँ जो बेनिफिट्स है वो दिखते नहीं है, दे आर इन द ब्लड रिपोर्ट्स। वी कैन सी द बेनिफिट्स डायरेक्टली ऑन द पेशेंट्स फेस। ओके, व्हाट आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग जो अगर कोई जा रहा है किसी भी जगह में, आई विल नॉट से ओनली क्लिनिक, क्योंकि फॉर अ नॉर्मल पेशेंट कई बार उसके लिए मुश्किल भी है कि विच इज लाइक द डॉक्टर इज सर्टिफाइड और नॉट, क्वालिफाइड और नॉट, बट इज देयर एनी कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स है क्या जिसको वो उसको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई यार यहाँ पर कॉशन प्ले कर? दिस इज नोन एज हाउ टू चूज अ राइट क्लिनिक, है ना। सो सबसे पहले पेशेंट को डॉक्टर का डिग्री देखना है। ओके, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट या तो प्लास्टिक सर्जन। सेकंड, पेशेंट को ये देखना है कि जब वो क्लिनिक में जाता है तो वही डॉक्टर उसको मिल रहा है कि नहीं जिसको उसने सोशल मीडिया में देखा है। कि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में डॉक्टर कोई और दिख रहा है, अंदर जब कंसल्ट करने गए तो कोई टेक्नीशियन या जूनियर डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है। तीसरा, उसको ये मेक श्योर करना है कि जिससे उसने कंसल्टेशन किया वही उसकी सर्जरी करेगा कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर ने पूरा कंसल्टेशन ले लिया लेकिन सर्जरी टेक्नीशियंस कर रहे हैं। ओके। चौथा, कभी भी क्लिनिक जाने के बाद मार्केटिंग टीम से मिलके नहीं आना है। अच्छा। आपको मेक श्योर करना है कि आप डॉक्टर से मिलके आइए। कई बार सिर्फ पेशेंट ये करता है कि 2-4 क्लिनिक में कॉल किया, बात किया, रेट्स फाइनलाइज किया और जाके ट्रांसप्लांट करा लिया। कौन सर्जन है, ओटी कैसा है, उससे उसको मतलब ही नहीं है। फिर वैसे केसेस में ट्रांसप्लांट में रिस्क होता है। प्रॉपर क्लिनिक जाइए, डॉक्टर से मिलिए और उनका ओटी देखिए, ओटी कैसा है, कोई भी डॉक्टर दिखा देगा ओटी। उनके पेशेंट का नंबर लेके उनसे बात करिए। तो जो डॉक्टर अच्छा काम करता है, एथिकल काम करता है, वो अपने पेशेंट का नंबर दे देगा। उनसे बात करिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा था ये जानिए। उसके बाद आपको चूज करना है कि कौन से क्लिनिक में जाए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बजट शुड कम एट द लास्ट। Yes. Okay. And like what kind of an unrealistic expectations जो आपके आए होंगे कि सर लाइक ये आपको लगा होगा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर ये सेलिब्रिटी की जैसे हेयर लाइन बना दीजिए मेरी। ओके। एक पेशेंट था जिसको शाहरुख खान जैसा हेयर लाइन चाहिए था। ओके। सो अगर आप मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में टिपिकली ये होता है कि यहाँ से ये एंगल नॉर्मली पीछे जाता है
और ये जो एक एंगल आता है इसको हम फ्रंट टू टेम्पोरल एंगल बोलते हैं। हर मेल के केस में ऐसा ही आता है। शाहरुख खान एक ऐसा मिसनोमर है जिसके हेयर लाइन अगर आप देखेंगे तो पूरा राउंड है। ओके, जब पोनीटेल लुक आप देखेंगे शाहरुख खान का, आप एडिट में डाल देना, सो उसमें शाहरुख खान की हेयर लाइन आप देखेंगे पूरा राउंड है। नाउ दिस राउंड हेयर लाइन जो होता है वो नॉर्मली फीमेल्स का होता है। मेल्स का हेयर लाइन हमेशा सी शेप का या वी शेप का होता है। ये एंगल देना जरूरी होता है, इसी से जो है मैस्कुलिनिटी आती है फेस की। इसको हम बाइसेप्स ऑफ द फेस बोलते हैं। साइड से अगर ये एंगल आता है तो चेहरा मैस्कुलिन लगता है। तो उसको चाहिए था शाहरुख खान जैसा हेयर लाइन। तो उसको बहुत समझाया कि ये फेमिनाइन लगेगा, ये नहीं करना है। और उसको मैंने, मेरे कंप्यूटर पे बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ रहते हैं। फिर काउंसिल करने के बाद फिर पेशेंट समझ जाते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन गलत है, और फिर वो मान भी जाते हैं। ओके, इन द सेम वे ना मेरे पास कुछ ना कंपाइलेशन है कुछ सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ का। आप बताइएगा कि लाइक वो सिर्फ सोशल मीडिया हाइप है और इज इट रियल दैट हैज़ हैपेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। तो ये सलमान खान का है। सो डू यू नो कि सलमान कभी इस स्टेज में पहुंचे थे? हाँ, ये सलमान खान का प्री ट्रांसप्लांट स्टेज है। तो इनको भी हुआ था? यस। सो सलमान खान तो मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे आई थिंक सबसे शुरुआत में इन्होंने करवाया था। जब बहुत कम सेलिब्रिटीज करवाते थे। एंड इनका आई थिंक मल्टीपल ट्रांसप्लांट्स हुआ है। ऐसा है क्या इन लोग लाइक हाई स्ट्रेस लेवल हैं, फिर इन लोग स्मोक्स और ये सब, तो अभी नो दैट वो तो कंट्रीब्यूट करता ही है ना, बट जीन्स है, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर जीन्स। बट द गुड थिंग इज इनका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ है। एंड ही हैज़ गॉन थ्रू मल्टीपल ट्रांसप्लांट्स। सो इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया था वो FUT और FUE, तो इनका FUT सर्जरी हुआ है। अच्छा। जिसमें स्ट्रिप काट के निकालते हैं, इसीलिए डोनर बहुत बच जाता है, इसीलिए दोबारा तिबारा भी ये ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और इनका मल्टीपल टाइम्स ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ये इस स्टेज से इफ द फोटो इज लाइक करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थिंग, अनुपम खेर जी का क्यों नहीं हो पाया? मे बी वो करवाना नहीं चाहते होंगे। अच्छा। ओके, नेक्स्ट, इज दिस ट्रू? अक्षय कुमार का भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। दिस इज अ हेयर ट्रांसप्लांट। भाई मुझे तो पता ही नहीं था, लाइक आई वाज रिसर्चिंग। रणवीर का मैंने सुना है दैट ही डिड हेयर ट्रांसप्लांट। As far as I know, he has transplanted his hairline. अच्छा, इस अगर दाढ़ी जो बियर्ड है उस पे भी इन लोगों ने वर्क करवाया होगा क्या? क्योंकि इतनी इनकी घनी दिखती है तो, और इट्स नॉट लाइक आई थिंक ये इनके नेचुरल बियर्ड है। नेचुरल बियर्ड है। या एंड ऋतिक के बारे में आपने पहले भी बताया था। या आई थिंक इनका फ्रंटल हेयरलाइन रिकंस्ट्रक्टेड है, माइट बी, नॉट श्योर, बट पीछे जो थोड़ा सा डेंसिटी कम दिख रहा है वो यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा होता है। अच्छा। जब ओवर हार्वेस्टिंग हो जाती है ना ग्राफ्ट्स की, तब ऐसा थिनिंग दिख सकता है। सो कुड बी। दैट्स ग्रेट। इसके केस में लोग कहते हैं कि इसकी जो दाढ़ी है ना, वो तो इसने कुछ करवाया सर्जिकल प्रोसेस, तभी इसकी इतनी अच्छी, ऐसे लोग कह रहे हैं। दैट्स व्हाट आई हैव रेड समवेयर। पता नहीं, आई थिंक कहते हैं कि बहुत समय तक इसकी ना दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, मेरे ऐसे कई फ्रेंड हैं, मेरे एज तक आने के बाद उनकी ठीक से दाढ़ी नहीं आती है। करेक्ट, वही है कि उनकी जेनेटिकली उनका मेकअप ऐसा है कि उनके चिन में हेयर फॉलिकल्स नहीं है, चीक्स में। ओके। तो इसकी वजह से उनके बियर्ड नहीं आते। टाइगर श्रॉफ। हाँ, टाइगर श्रॉफ का। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो नेचुरल है। माइट भी टाइगर श्रॉफ ने 2-3 फिल्म्स के बाद हो सकता है कि मुस्टैश एंड थोड़े से चिन एरिया में ट्रांसप्लांट करवाया हो, नॉट श्योर, बट ऐसा लगता है। ओके। एंड कपिल शर्मा के बारे में भी लोग कहते हैं। या आई थिंक पहले जब शुरुआत इनकी हुई थी तब इनका हेयर लाइन रिसेशन हमको दिखता था। बाद की ये जो फोटो है, दिस इज हेयर पैच। ओके। इतनी डेंसिटी ट्रांसप्लांट से वही मैं यही मेरा क्वेश्चन होना था कि ये तो इट इज लुकिंग एज गुड एज लाइक, और इससे क्या होता है, वो एक अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन बनना शुरू होगा लोगों में व्हेन दे कंपेयर ऑल दिस थिंग। यस। अब आपके पास आएंगे, आप बोलेंगे इट विल वर्क लाइक अ कवर्ड द थिंग्स, बट ये बोलेंगे सर ये तो एकदम एज गुड एज नेचुरल। और इज इट लाइक विग और समथिंग लाइक दिस? दिस इज मोस्ट लाइकली अ विग, दैट इज पैच। ओके, दैट्स कॉल्ड एज पैच। सो पता नहीं इसने ट्रांसप्लांट किया होगा कि नहीं। Any news after this? This looks like hair transplant, क्योंकि इनका प्रॉपर हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आके यहाँ पर विडोज पीक तक आ रहा है। साइड्स भी आई थिंक रिकंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। एंड ये सबसे ज्यादा रहा इनका। सो इनका ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं ना, दिस इज आफ्टर हिज फर्स्ट ट्रांसप्लांट। ही हैज ऑल्सो अंडरगॉन आई थिंक 2 ट्रांसप्लांट्स। और पहले ट्रांसप्लांट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था इनका, एंड नाउ ही लुक्स ओके। अब तो मेरे ख्याल से इससे भी बेटर हो गया है। इससे बेटर हो गया है।
उनका वो है। यस। सो दैट्स इट फॉर द लाइक सेलिब्रिटीज। इसके Yeah. बाद आजकल लोग रोहित शर्मा का भी डिस्कस कर रहे हैं। Rohit Sharma has undergone hair transplant. ओके In the recent current batch, we have Rohit Sharma has undergone hair transplant. Mohammad Shami has undergone transplant. Hardik Pandya has undergone transplant. पांड्या आल्सो। Yeah. MS was Dhoni there. has undergone transplant. अरे बाप रे। हाउ फार दिस बाल्डनेस लाइक कितना वो है कॉमन है, लाइक आउट ऑफ 100 मेल क्या रिसर्च क्या कहता है इन इंडिया कि कितने लोग बाल्डनेस के प्रॉब्लम को फेस करेंगे या कर रहे हैं? I think एक डेटा है जिसमें ये था कि out of 100, 60% of males undergo some kind of balding or hair thinning in their life, in their lifetime. Any last comment for you, like regarding this hair care and hair loss thing that you want to tell our audience? For the audience, what I would say is choose your doctor wisely. जब भी आपको थिनिंग दिखती है तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जाके ट्रांसप्लांट वो कॉस्टली हो जाता है। बट अर्ली स्टेज में आप अपने बालों को रिवर्स कर सकते हैं, बालों को बचा सकते हैं। एंड ऑलवेज चूज योर डॉक्टर वाइजली। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप डॉक्टर की डिग्री देखिए, करेक्ट डॉक्टर के पास जाइए। और शुरू में अगर आप ध्यान रखेंगे बालों का तो लंबे समय तक बाल बहुत अच्छे रहेंगे। वेट मत करिए कि पहले बाल चले जाएंगे फिर मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। That's so true. That's so true. Thank you, doctor, for being over here. My And thank pleasure. you giving us such a beautiful insight. थैंक यू। बहुत नॉलेज रहा, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिले एंड बहुत सारे मिथ बस्टिंग हुई है regarding those oils and other things Yes. and नाखून वाला cases. Okay. Hopefully we will again come and we will talk Sure, about the other aspect of the dermatology and cosmetology. श्योर श्योर। Because मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है ना जो सोशल मीडिया में बहुत हाइप हुई है। हाँ। कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट पे इंडिया में एक बड़ी ज़बरदस्त बूम आई है। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बट एट द सेम टाइम मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत हुआ है। एंड इट्स आवर ड्यूटी कि हम अपने लोगों को सही इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचा पाएं। सो इसमें और एक चीज़ मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं सो मेक श्योर कि वो भी क्रेडिबल हो। और आजकल हर एक डॉक्टर इन्फ्लुएंसर है। या सो रादर देन फॉलोइंग सम इन्फ्लुएंसर यू फॉलो द डॉक्टर हु इज़ मेकिंग रील्स फॉर यू। बिकॉज हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको एजुकेट करें, ना कि कोई प्रोडक्ट आपको बेचें। सो दैट डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम योर साइड। या दैट्स सो ट्रू। थैंक यू डॉक्टर फॉर बीइंग ओवर। माय प्लेजर। या सो दैट्स इट इन टुडेस पॉडकास्ट। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। क्या अच्छा लगा इस पॉडकास्ट का प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया है आपके माइंड पर, कुछ भी ऐसी छोटी सी डाउट है, प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए। एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर, द डिटेल्स विल बी गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैविंग सेड दैट, अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है, शेयर करिएगा। आपके लिए अगर ये यूज़फुल रहा तो लाइक करिएगा। एंड बिफोर गोइंग फ्रॉम दिस चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।